आदाब। स्टैंड अप कॉमेडी यानी बेसाख्ता मजाक आजकल तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत बहुत कदीम वक्तों में हुई है। अब्दुल शरर ने अपनी किताब गुज़श्ता लखनऊ में जिक्र किया है कि इस तरह के बेसाख्ता जो मजाक होते थे, यानी सटायरिकल प्लेस जो होते थे, वो राजा विक्रमाजीत की जो उनका जो दरबार था उसमें हुआ करते थे। विक्रमाजीत जिसको उन्होंने लिखा है वो असल में राजा विक्रमादित्य हैं, जो बिफोर क्राइस्ट हिंदुस्तान में हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि बेसाख्ता मजाक जो था, जो कॉमेडी थी, वो एक तरह का सटायर होता था और लोगों को, और ख़ुसूसन जो हाकिम थे उनको, लोगों के रिएक्शन का एहसास दिलाते थे। मुग़ल दौर में इस तरह के जो दरबारों में और महफिलों में जो इस तरह की स्टैंड अप कॉमेडी या बेसाख्ता मजाक होते थे, उसका चलन औरंगज़ेब के बाद शुरू हुआ, यानी लेटर मुग़ल पीरियड में। उसकी वजह शायद ये होगी कि औरंगज़ेब के बाद मुग़लों के जो चढ़ाइयाँ थीं, जो हमले थे, जो वॉर, जो कैंपेन्स होती थी, वो बहुत थम गई थीं और ज़रा सा कुछ लोग जो थे वो बड़ा अपने को रिलैक्स महसूस कर रहे थे। मोहम्मद शाह के ज़माने में एक बड़े मशहूर इस तरह के कॉमेडियन थे जिनको भांड कहा जाता था, यानी वहीं से इसका जिक्र मिलता है कि भांड होते थे। उनका नाम था करेला। एक मरतबा किसी बात से बादशाह करेला से कुछ नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि तुम हमारी हुकूमत से निकल जाओ। अब मुग़लों की तो सरहदें इतनी बड़ी थी, वहाँ से कहाँ वो निकल जाते। एक दिन बादशाह की सवारी कहीं से गुजर रही थी तो बादशाह को एक रास्ते में, जहाँ जंगल था, वहाँ बहुत से खजूर के पेड़ दिखाई दिए और दिखाई दिया कि उसके ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं, चढ़े हुए हैं, ढोल के बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं। तो बादशाह ने अपनी सवारी रुकवाई और कहा कि कौन बेअदब लोग हैं जो हमारे रास्ते में इस तरह के मजाक कर रहे हैं। तो उसमें से साहब करेला जो थे वो एक पेड़ पर से झांके। तो बादशाह ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, हुजूर आपने कहा कि ज़मीन तो पूरी आपकी है, आपकी सरहदों से हम कहाँ जा सकते हैं, लिहाजा हमने कहा कि आप पेड़ों के ऊपर रहेंगे। बादशाह मुस्कुराया और बहुत खुश हुए और करेला की जो गलती थी उसको माफ़ कर दिया और उनको दिल्ली में फिर से रहने की इजाज़त मिल गई। अवध की तारीख में नवाब शुजाउद्दौला के ज़माने से ही भांडों का जिक्र मिलता है, और वो भी कश्मीरी भांड। नवाब आसिफउद्दौला बहादुर के साथ भी कश्मीरी भांडों का नाच का तस्करा उनके दरबार में मिलता है। और जब वो लखनऊ मुंतकिल हुए, यानी कैपिटल को उन्होंने लखनऊ बना लिया फैज़ाबाद के बजाय, तो उनके साथ ही कश्मीरी भांडों का भी सिलसिला जो था वो लखनऊ में शुरू हुआ। कश्मीरी भांडों का सिलसिला रामपुर का जो दरबार था, जो ज़माने में उनकी जो दारुल सल्तनत थी, रियासत थी, वो बरेली हुआ करती थी, रोहिलों की, वहाँ भी भांडों का तस्करा मिलता है कि वहाँ दरबार में भांडों का नाच हुआ करता था। नाच के माने डांस के नहीं हैं, जिस तरह होटल के माने आम इस्तिलाह में जो है वो बोर्डिंग लॉजिंग से नहीं है, बल्कि खाने का होटल भी होता है, चाय खाने को भी होटल कहते हैं, टी स्टॉल को भी। इसी तरह से नाच के माने से है शो, भांडों का शो, जिसको भांडों का नाच कहा जाता था। अवध के 8वें बादशाह नवाब नसीरुद्दीन हैदर के दरबार में भी एक करेला नाम के बड़े मशहूर भांड थे, जिनका एक बहुत बड़ा ट्रुप भी हुआ करता था। उनकी एक टोली थी जो अपना शो जो थे वो बाकायदा महलों में और दरबारों में पेश किया करते थे। इसके अलावा उस ज़माने के फेमस जो भांड थे वो सब कश्मीरी नस्ल के थे। सज्जन, कायम, दायम, बीबी जान, कदर और रजबी, ये मशहूर जो थे वो भांड हुआ करते थे। उसके बाद धीरे धीरे नवाब वाहिद शाह बहादुर के ज़माने तक फजल हसन, खिलौना और बादशाह पसंद नाम के बड़े मशहूर भांड हुआ करते थे। भांडों का तरीक़ा ये था कि वो जिस महफिल में जाते थे, इनको अंग्रेज़ भी बुलाया करते थे अपनी महफिलों में, ये उसी महफिल में किसी आदमी को, किसी शख्स को, किसी कैरेक्टर को, किसी इवेंट को टारगेट बना के एक इम्प्रॉम्प्टू, यानी एक एक्सटेम्पोर कोई कॉमेडी क्रिएट किया करते थे। इनके बहुत से वाक़यात हैं जो आपने किताबों में पढ़े होंगे, उनको दोहराने से फ़ायदा नहीं हो। भांडों का नाच तो मर्दों में होता था, लेकिन इन्हीं का लेडीज़ वर्जन जो था बहुत मिलता जुलता, वो डोमनियाँ होती थी, जो शादियों में गाने वगैरह गाती थी और नकलें करती थी और स्टैंड अप कॉमेडी भी करती थी। किसी एपिसोड में आपसे डोमनियों का भी तस्करा करेंगे। अब हम आपको बताते हैं उन भांडों के बारे में जिनको हमने अपने बचपन में देखा। शाहगंज नखास चौकी के पीछे एक महल्ला है जहाँ के भांड बड़े मशहूर थे और ये सब कश्मीरी थे। इनमें ऐन अली और एक गैन अली भी कहलाते थे, पता नहीं थे कि नहीं, उनको हमने नहीं देखा। ताजदार थे, शानदार थे और तमंगर थे। ये सब इनका टोला जो था वो हमारे यहाँ
मुहर्रम के खात्मे पर, यानी 8 रबीउल अव्वल की शाम को और 9 रबीउल अव्वल की सुबह इनका एक प्रोग्राम हुआ करता था हमारे घर के सामने मैदान में। अब इसमें एक बड़ी ख़ास चीज़ होती थी, इसमें एक जो भांड थे उनकी हरी हरी आंखें थीं, बहुत गोरे से थे जैसे कश्मीरी होते हैं सब, और वो घोड़े छोड़ते थे। इनका प्रोग्राम जो होता था स्टेज पे नहीं, सब लोग चारों तरफ बैठ जाते थे और बीच में वो घोड़े छोड़ते थे। घोड़े छोड़ने का मतलब ये होता था कि एक ही आदमी जो था वो खुद ही घोड़ा होता था और खुद ही सवार होता था। वो अपनी पगड़ी को यहाँ बिल्कुल माथे पर ला के और एक छलांग लगा के आते थे जैसे घोड़ा जो है वो जंप कर रहा है, और वो घोड़े की तरह आते तो कहते है बस 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 बस, और उस पर माइकल जैक्सन की तरह के कुछ बड़े सजेस्टिव पैल्विक मूवमेंट्स होते थे इनको, जिनको देख के बड़े लोग जो थे वो बहुत हंसते थे। उनकी कुछ समझ में आता होगा, हम लोगों को तो बच्चों को यही अच्छा लगता था को ही कर रहे हैं और घोड़े की तरह हिने ना रहे हैं। तो ये एक उनका आइटम होता था। उसके बाद जो ऐन अली थे उनका काम ये था, वो गज़लें गाते थे और कुछ और कव्वाली नुमा चीज़ें भी पेश करते थे। और उनका लिबास आप जानते हैं क्या होता था? खड़ा पांचा यानी गरारा, वो भी पड़ाखे का, जिसको टुकड़ी के काम का गरारा कहते हैं। उस पर लेडीज़ का एक जंपर होता था यानी शर्ट, और उस पर एक बहुत लंबा कामदार जॉर्जेट का दुपट्टा जिसको वो यूं करके क्रॉस करके ओढ़ लेते थे। और उसके बाद वो घूम घूम के जो थे वो शेर उसके पढ़ते थे, लोग उनको पैसे देते थे। एक उनका बड़ा मशहूर शेर था, वो पता नहीं किस नज़्म में था कि टेक हैदर की सिपर जिब्रील के पर हो गए। इस पर लोग बहुत खुश होते थे और उनको उस ज़माने में 2 रुपए यानी आज के 200 रुपए के बराबर होंगे वो उनको दिया करते थे। और एक बड़ी शरारती वो लोग कव्वाली गाते थे, और उसका एक शेर था जिस पे लोग खुश हो के और बहुत हंसते थे बड़े, और उनको 5-5 रुपए देते थे। और वो शेर ये था कि वो जो बैठा है दरिया किनारे जाल डाले हुए एक मछेरा, वो जो बैठा है दरिया किनारे जाल डाले हुए एक मछेरा, मछलियाँ भी हैं कितनी सयानी, कोई कमबख्त फंसती नहीं है। बस जब ये कहते थे तो लोग बहुत हंसते थे, ठट्टा लगता था, और उनको वो 5-5 रुपए लोग उस ज़माने में उनको दिया करते थे। भांडों में हमको एक नाम और याद आया जिनका नाम जहांगीर था, वो भी वहीं कहीं रहते थे। वो किसी नाच में नहीं आते थे यानी किसी प्रोग्राम में नहीं आते थे, बल्कि वो ईद के दिन आते थे। और वो आके बहुत भारी आवाज़ थी उनकी, और बहुत लंबे से दुबले, लंबी उनकी नाक, और गुलाबी कश्मीरी चाय की तरह उनका चेहरा था, और लंबा चेहरा, और उसके साथ उनके कान की जो लवें थी, जो लोब्स थी, बहुत लंबी थी, और उसमें वो फिरोजे के टॉप्स पहने रहते थे। और जब वो बोलते थे, क्योंकि दुबले भी थे, तो उनकी लवें हिलती थी, हमें मुझसे बहुत डर लगता था कि इनकी लवें लंबी लंबी जो है ये हिल क्यों रही हैं। और वो आके दरवाजे पर पुकारते थे, बरतोई महफिल शाहाना मुबारक बाशद, साकिया बादो पैमाना मुबारक बाशद। ये फ़ारसी की एक मुबारक सलामत है जो मीरासने भी गाती हैं, मीरासी भी गाते हैं। वो आके गाते थे, और उसके बाद उनको, क्योंकि हम लोगों का जो महल्ला था वो कश्मीरियों की एक आबादी थी, तो हम लोग यहाँ ज़रूर आते थे और बड़ी दुआएं देते थे कि पंजतन पाक का साया रहे, सब सलामत रहें, ड्योड़ी सलामत रहे, वो खूब दुआएं देते थे। और हर घर से उनको 5-5 रुपये मिलते थे, 4-5 घरों में जाते थे। जहांगीर साहब जब से वो नहीं रहे तो फिर ये सिलसिला भी ख़त्म हो गया। अब भांडों में कोई, लखनऊ में जो पुराने जो रिवायती तरीक़े थे वो ख़त्म हो गए। अब उस महल्ले में भांडों का सिर्फ एक ही घर रह गया। एक मरतबा 2-4 बरस पहले हमारा इत्तेफाक हुआ शाहगंज जाने का, तो वहाँ कोई भांड है ही नहीं, और जो हैं भी वो अपने को भांड कहलाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अब ज़रा सा ये मायूब समझा जाने लगा है। अच्छा नहीं समझते हैं कि भांडों का ये प्रोग्राम करते थे। भांडों का एक किस्सा जो अब्दुल शरर ने भी लिखा है, वो ये कि किसी दरबार में भांड गए थे और वहाँ पर उनको दुशाले दिए गए। दुशाले ख़त्म हो गए तो जो आखिरी भांड था उनको एक दुशाला दिया गया जिसको कीड़ों ने काट लिया था, काफ़ी पुराना था। तो उन्होंने उसको यूँ रोशनी में किया और कुछ पढ़ने लगे। तो दूसरे भांड ने, देखिए कैसा बरजस्ता मजाक था, उनसे पूछा कि क्या पढ़ रहे? तो उन्होंने कहा कि इस पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उन्होंने कहा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ बस यही लिखा है। उन्होंने कहा क्यों, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखा है? उन्होंने कहा ये उससे पहले का दुशाला है। यानी उन्होंने चोट कर दी कि हमें आपने फटा पुराना दुशाला दिया है। लखनऊ में तो कश्मीरी भांडों के नाच का सिलसिला ख़त्म हो गया है, लेकिन कश्मीर में आज भी उनकी परफॉर्मेंस जारी रहती है। और ये हमको जब मालूम हुआ कि जब विशाल भारद्वाज साहब की एक फ़िल्म आई थी कुछ बरस पहले जिसका नाम था हैदर, जिसमें शाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर मेन लीड में थे,
उसमें एक सीन था, कुछ इलेक्शन का सीन था, उसके बाद दिखाया कि जश्न जारी है और वो जो एंकर है वो कह रहा है कि देखिए भांडों का नाच हो रहा है पीछे। तब ये मालूम हुआ कि कश्मीर में आज भी भांडों का नाच उसी तरह होता है। उसमें कुछ लोग अजीब अजीब तरह के लिबास पहने हैं, कुछ कॉमिकल से बने हुए हैं। जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि भांडों के परफॉर्मेंस का या उनके नाच का जो ये एक रिवायती अंदाज़ था वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तकरीबन 35 बरस पहले हमने तवंगर साहब को देखा था शामीना साहब की दरगाह से निकलते हुए। तो हमने किसी से पूछा कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, तो किसी ने बताया हमें कि ये यहाँ कव्वालियाँ गाते हैं, क्योंकि इन लोग को हारमोनियम और तबला और ढोलक ये सब बजाना खूब अच्छी तरह से आता था। तो देखिए भांडों की वो जो रवायत थी जो महलों से और महलों तक आई, और वो आखिर में ख़त्म कहाँ हुई, एक सूफ़ी संत के मज़ार पर। इसी के साथ अब आज के इस एपिसोड का वक्त यहीं पर तमाम होता है। इजाज़त लेने से पहले वही गुजारिश कि आप हजरात इस चैनल को देखते रहें, अपने दोस्तों को दिखाएं, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, और बेहतर होगा कि आप इसे यूट्यूब पर देखा करें। बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ, किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।